नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 11-11-11 का एक फिगर आया है। दरअसल यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ 11 नेताओं को 11 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। ये नेता लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे, वहां की राजनीतिक हालातों की समीक्षा करने के बाद वहां स्थानीय सामाजिक व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। अनुषांगिक संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और संघ की विचारधारा से संबंधित है, उनके प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे, लगातार मुलाकातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 2023 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, किस तरह से सत्ता में वापसी कर सकती है। ये सामाजिक समीकरण साधने के लिए जिन नेताओं को मैदान में उतारा गया है, उनमें प्रमुख हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्हें बिलासपुर लोकसभा का दायित्व दिया गया है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को रायगढ़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय को बस्तर, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को कांकेर, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को कोरबा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को रायपुर, सरोज पांडे को जांजगीर चांपा, रामविचार नेताम को दुर्ग, बृजमोहन अग्रवाल को सरगुजा, नंदकीराम कंवर को महासमुंद और नंद कुमार साय को राजनांदगांव लोकसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा में से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, कोरबा और बस्तर, जिसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया था, तब के जीते हुए सभी 10 सांसदों की टिकट काट दी गई थी। ऐसा तब हुआ था जब चंद महीना पहले 2018 के नवंबर दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बुरी तरह से पराजय मिली थी। तब उस बदलाव के प्रयोग को सही माना गया था। अब वैसे ही एक बार फिर 2023 में बदलाव की तैयारी है, नए चेहरों को मौका देने का समय आ चुका है, जैसा कि पहले से एजेंडा तय है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से एक संदेश तो साफ गया कि छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा और की नीतियों से उतना ज्यादा परहेज नहीं था जितना विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से परहेज था। तब जो आरोप लगते थे, दरअसल वह सतह पर नहीं आते थे कि किस तरह से उस वक्त की डॉक्टर रमन सिंह सरकार दम भी हो चुकी है, कार्यकर्ताओं और यहां तक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस पुरानी गलती से सबक लेते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने जिन 11 छत्रपों को मैदान में उतारा है, उन पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो नए चेहरे तलाशें और सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करें, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। आरक्षण को लेकर राड़ छिड़ी हुई है। अनुसूचित जनजाति, जाति और ओबीसी वर्ग के नेता अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजभवन से लेकर विधानसभा घेराव की तैयारी हो रही है। दरअसल चुनावी वर्ष में ढेर सारे आंदोलन होते हैं, खास करके सत्ता पक्ष के विरुद्ध तमाम संगठन खड़े होते हैं। उनकी अपेक्षाएं रहती है कि उनकी मांगों को माना जाए। ऐसी घटना राजधानी रायपुर से आई, जहां औपचारिक शिक्षकों के एक आंदोलन के दौरान एक शिक्षक ने धरना स्थल पर ही फांसी देने की कोशिश की। वो तो पुलिस की तत्परता थी जब ऐसी अप्रिय स्थिति को टाल दिया गया। आने वाले दिनों में कई ऐसे दृश्य और देखने को मिल सकते हैं जिससे हालात बेहद तनावपूर्ण हो सकते हैं। चुनाव के पहले कब कौन सी घटना घट जाए जिससे राजनीतिक नफा नुकसान तय हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। पिछले दिनों 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई में जिस तरह से कांग्रेस के एक पार्षद मन्नान खान ने भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगाने पर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए अपने समर्थकों के साथ वहां धरना दे दिया। भिलाई के कैंप 2 का यह इलाका मुस्लिम बाहुल है, इससे वहां बवाल मचने पर भाजपा के साथ तमाम हिंदूवादी संगठन भी आ गए। वहां उत्तेजक नारों के साथ माहौल गर्म हो गया। किसी तरह से स्थिति को संभाला गया। हालांकि अटल जी की मूर्ति आनंद फानन में लगवा दी गई। इस घटना की गंभीरता को कांग्रेस भी समझ रही थी। यही कारण है कि भिलाई, जहां के नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, वहां 24 घंटे के भीतर यानी 26 दिसंबर को ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां की एमएससी यानी मेयर इन काउंसिल ने यह तय किया 24 घंटे के भीतर कि ससम्मान श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी। इस घटना से संदेश साफ था कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी मौका नहीं देना चाहता जिससे ऐसा माहौल खड़ा हो कि कांग्रेस या भाजपा का अपना कोई नुकसान हो जाए, कोई उत्तेजना ना हो। यहां आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आंदोलनों पर अब सत्ताधारी
कांग्रेस की ओर से लाठी नहीं चलाई जाती, जैसा कि पहले जोगी शासन में होता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाठियों से पीटा गया था, लेकिन अब धूप में चलिए हल्के पांव वाली कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश हो रही है। संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एक गलती से माहौल बिगड़ सकता है। वक्त की नजाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा को और मजबूत करने की कोशिश की है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना युवा मोर्चा प्रभारी बदल दिया है। पहले अनुराग सिंह को 2020 में प्रभारी बनाया गया था। उनके सहायक पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने हाल में ही जो नए बड़े बदलाव किए हैं, उसमें विजय शर्मा को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाने के अलावा ओपी चौधरी को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह महिला मोर्चा की प्रभारी सरला कोसरिया को, किसान मोर्चा का केदार कश्यप को, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का महेश गागड़ा को, अनुसूचित जाति मोर्चा का रामजी भारती और अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी डॉक्टर सलीम राज को बनाया गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बदलाव की कवायद कर रही है और अपने आंदोलनों को नई धार देने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी एक बड़ी नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक ने मध्य प्रदेश के बड़े नेता अरुण यादव को छत्तीसगढ़ का इस यात्रा के लिए प्रभारी बनाया है। छत्तीसगढ़ में 3000 किलोमीटर की यात्रा होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 300 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस हिसाब से 3000 किलोमीटर की यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा के माध्यम से होगी। इन दिनों कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, उस यात्रा के माध्यम से कुछ हो ना हो, कांग्रेस में यह संदेश तो जरूर गया है कि उनके नेताओं को जमीनी यात्रा करनी चाहिए, पद यात्रा करनी चाहिए, खासकर ऐसे प्रदेश जहां कांग्रेस की सत्ता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है। यही कारण है कि यहां यात्रा के परफॉर्मेंस को भी केंद्रीय नेतृत्व देखेगा, इसलिए इस यात्रा की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस की ओर से जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस के इतिहास, विचारधारा, अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों, भविष्य की दृष्टि आदि विषयों पर गोष्ठियां, परिसंवाद के कार्यक्रम का, रैली और सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी मोर्चा जैसे सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई को भी शामिल किया है। कांग्रेस की जिस तरह से जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है, ऐसी तैयारी पहले कभी नहीं हुई। खासकर जिस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले दावा करती रही कि माइक्रो मैनेजमेंट यानी पन्ना प्रभारी, शक्ति केंद्र, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। हालांकि 2018 में जब हार के बाद समीक्षा हुई तो सारी पोल खुल गई। तब भारतीय जनता पार्टी को उसके अपने ही कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया था। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर हो गई है। यदि कमजोर हो गई होती तो 4 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए वहां 11 में से 9 सीटें नहीं मिलती। हालांकि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, माहौल दूसरा होता है। यह बात सच है, लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महज 4 साढ़े 4 महीने का अंतर था। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में विधानसभा में लगभग सुपड़ा साफ हो गया था, जबकि 15 साल की सत्ता थी, और 4 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता लोकसभा में मिली। तब वहां गौर किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जो उसके अनुषंगिक संगठन है, वो विधानसभा चुनाव में उन्हें सहयोग नहीं कर सके थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में मामला उल्टा था। जो हिंदूवादी संगठन और संघ की विचारधारा से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन जो उस वक्त साथ नहीं दे सके थे, लोकसभा चुनाव के दौरान वे घर घर से निकलकर काम कर रहे थे। 2023 में भी ऐसे ही तैयारी है, जहां आप देखेंगे कि विकास के मुद्दों के अलावा धर्मांतरण, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे तमाम मुद्दे विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। यही कारण छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर कदम फूक फूक कर चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के बदले हुए हालात को यदि समझना हो तो मैं आज आपको अखबारों में छपे किसी विज्ञापन की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। इस प्रकाश पर्व से संबंधित कुछ विज्ञापन प्रकाशित हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक ने यह विज्ञापन प्रकाशित कराया। यहाँ प्रदेश के संगठन महामंत्री या क्षेत्रीय संगठन महामंत्री की तस्वीर नहीं लगी हुई है, जबकि पहले सौदान सिंह और पवन साय की तस्वीरें रहती थी। तब भी लोग आपत्ति करते थे, लेकिन दबी जुबान में। तब भारतीय
जनता पार्टी के अपने लोग कहते थे कि संगठन मंत्रियों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बदले हुए हालात में अब ऐसी तस्वीरें गायब हैं और जिस तरह से तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वहां 2023 के शुरुआत से ही आप देखेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तमाम अच्छी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएगी और वादे करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार के कार्यों को गिनाने की कोशिश करते हुए खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बनाने की कोशिश करेगी। वैसे आम जनता और आम जनमानस को राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, क्योंकि आजादी के बाद से ही यह समझाने की कोशिश की गई है कि राजनीति कुछ भद्र लोगों का काम है। और हमारी हिंदी फिल्मों के माध्यम से यह बताया गया है कि राजनीति में भले लोग नहीं जाते, नेता दोगले होते हैं, वे दोहरी मानसिकता रखते हैं। यही कारण है कि सभ्य और सुचिता का पालन करने वाले लोग आमतौर पर राजनीति से जुड़ने से कतराते रहे। लेकिन राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार इस विचार आंदोलन के माध्यम से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सक्रिय राजनीति में आइए, राजनीति के माध्यम से समाज और देश का भला कीजिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों को ही मौका मिलता रहेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखिएगा, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।